दुनिया का सबसे बड़ा जीनियस अल्बर्ट आइंस्टाइन के ब्रेन में ऐसा क्या खास था कि उनमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तरीके के समझने और सोचने की एक स्पेशल पावर थी। मरने के बाद उनके बॉडी के किसी भी हिस्से पर रिसर्च ना हो, ऐसा कहने के बावजूद भी आखिर कौन और क्यों उनके ब्रेन को चुपके से चुरा लिया था। दुनिया को स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी E=mc² और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जैसे रिवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट देने वाले आइंस्टाइन का ब्रेन अभी कहाँ मौजूद है। पूरे यूनिवर्स को देखने का नजरिया ही बदल देने वाला आइंस्टाइन आखिर ऐसी कौन सी बात से डरते थे। तो वीडियो के एंड तक बने रहें, हम जानेंगे आइंस्टाइन और उनके ब्रेन से जुड़े कुछ शॉकिंग और मिस्टीरियस सीक्रेट्स। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। नंबर 1, आइंस्टाइन इतने जीनियस कैसे थे। ये बात तो हम सब जानते हैं कि अल्बर्ट आइंस्टाइन हिस्ट्री का सबसे बड़ा जीनियस था। वो एक महान फिजिसिस्ट थे जिन्होंने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी E=mc² और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जैसे रिवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट बनाकर पूरी दुनिया को देखने का नजरिया ही बदल दिया था। और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की वजह से उनको 1921 में फिजिक्स का नोबेल प्राइज भी मिली थी। इनकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सोचने और समझने की एबिलिटी देखकर लोग समझते थे कि आइंस्टाइन के पास एक स्पेशल ब्रेन है जो हम आम इंसान से काफ़ी ज़्यादा अलग है। और आइंस्टाइन कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को बगैर पेन और पेपर अपने दिमाग की मदद से ही सॉल्व करने की काबिलियत रखते थे। उनका जन्म 14 मार्च 1879 को जर्मनी के उल्म शहर में हुआ था। उनके अनबिलीवेबल डिस्कवरीज और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कॉन्ट्रीब्यूशन की वजह से हर साल उनके जन्मदिन 14 मार्च को उनकी याद में आइंस्टाइन डे मनाया जाता है। नंबर 2, आइंस्टाइन की डेथ और ब्रेन चोरी की कहानी। आइंस्टाइन की कहानी का सबसे शॉकिंग चैप्टर उनके डेथ के बाद शुरू हुआ। आइंस्टाइन को अपने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंकिंग का अंदाजा था, इसी वजह से वही हुआ जिसका आइंस्टाइन को डर था। 18 अप्रैल 1955 को प्रिंसटन हॉस्पिटल में जब आइंस्टाइन की डेथ हुई थी, तब ऑटोप्सी के लिए यानी मौत का वजह जानने के लिए जो डॉक्टर आया, उन्होंने चुपके से आइंस्टाइन का ब्रेन निकाल लिया। मरने से पहले आइंस्टाइन ने बताया था कि उनके बॉडी के एक भी हिस्से पर कोई भी रिसर्च नहीं होगी, बल्कि पूरे शरीर को जलाकर राख कर दिया जाएगा। लेकिन उस डॉक्टर को ये जानने की इतना क्यूरियोसिटी थी कि आखिर दुनिया के सबसे बड़े जीनियस के ब्रेन में ऐसा क्या था। आइंस्टाइन का ब्रेन चुराने वाले डॉक्टर थॉमस हार्वी थे, जिनको अपने साथ होने वाले अंजाम से ज़्यादा इस स्पेशल ब्रेन को स्टडी करने में क्यूरियोसिटी थी। जब प्रिंसटन हॉस्पिटल को पता चला कि आइंस्टाइन का ब्रेन बिना प्रॉपर परमिशन के रिमूव किया गया है, तब डॉक्टर हार्वी को उनकी हरकत की वजह से उनको जॉब से निकाल दिया गया। लेकिन डॉक्टर हार्वी आइंस्टाइन के बेटे हांस अल्बर्ट से जैसे तैसे करके परमिशन लेने में कामयाब हो गए कि वो उनके फादर के इस स्पेशल ब्रेन के अंदर छुपे राज को रिसर्च के जरिए पूरे दुनिया के सामने लाएंगे। इसी दिन के बाद से शुरू हुआ इस ब्रेन का एक लंबा सफर। डॉक्टर हार्वी एक पैथोलॉजिस्ट थे जो सिर्फ पोस्टमार्टम करना जानते थे, लेकिन आइंस्टाइन जैसे जीनियस के ब्रेन पर डिटेल्ड साइंटिफिक रिसर्च करना उनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था। आइंस्टाइन का ब्रेन, जिसे डॉक्टर हार्वी पहले ही प्रिजर्व कर चुके थे, वो उसे पेंसिल्वेनिया के फिलाडेल्फिया शहर ले गए। वहाँ उन्होंने ब्रेन की कई फोटोग्राफ्स ली और फिर उसे 240 छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया और टुकड़ों को अलग अलग जार में प्रिजर्व करके उन्होंने अपने बेसमेंट में ही छुपा कर रख दिया। आइंस्टाइन के ब्रेन को लेकर हार्वी की पर्सनल लाइफ भी काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो गई। उनका अपनी वाइफ के साथ भी इसी ब्रेन को लेकर कॉन्फ्लिक्ट हुआ और बाद में दोनों का डिवोर्स भी हो गया। उसके बाद डॉक्टर हार्वी आइंस्टाइन के ब्रेन लेकर खानसास के उचिता शहर ले गए, जहाँ उन्होंने एक बायोलॉजिकल टेस्टिंग लैबोरेटरी में मेडिकल सुपरवाइजर के रूप में काम किया। लेकिन आइंस्टाइन के ब्रेन को लेकर उनकी क्यूरियोसिटी अब भी खत्म नहीं हुई थी। अपने फ्री टाइम में वो ब्रेन के सैंपल पर स्टडी और रिसर्च करने की कोशिश करते रहे। इसके बाद भी डॉक्टर हार्वी की जिंदगी में कई बार जॉब्स बदलती रही और वो आइंस्टाइन के ब्रेन के सैंपल्स को अपने साथ लेकर एक शहर से दूसरे शहर जाते रहे। नंबर 3, शॉकिंग रिसर्च स्टोरी ऑन आइंस्टाइन ब्रेन। कई साल गुजर चुके थे, लेकिन डॉक्टर हार्वी आइंस्टाइन के ब्रेन पर कुछ खास रिसर्च ना कर सके। उल्टा उनका मेडिकल लाइसेंस भी कैंसिल कर दिया गया था। तभी उन्होंने पहली बार एक अच्छा फैसला किया। वो आइंस्टाइन के ब्रेन के सैंपल्स को दुनिया भर के बेस्ट न्यूरोपैथोलॉजिस्ट के पास डिटेल्ड रिसर्च के लिए भेज दिए और उसके बाद कई साल तक स्टडी की गई। 1985 में, यानी ब्रेन चोरी होने का 30 साल बाद, पहली बार आइंस्टाइन के ब्रेन पर एक स्टडी पब्लिश की गई। अब सवाल आता है कि आखिर आइंस्टाइन के ब्रेन में ऐसा क्या खास था। 1985 के बाद कई साल तक इस जीनियस ब्रेन पर दुनिया भर के न्यूरोपैथोलॉजिस्ट ने कई स्टडीज पब्लिश की, जिनमें बताया गया कि आइंस्टाइन का ब्रेन आम इंसान के मुकाबले काफी डिफरेंट था। आइंस्टाइन के ब्रेन पर रिसर्च करने वाले साइंटिस्ट ने जब उनके ब्रेन को दूसरे नॉर्मल ब्रेन से कंपेयर किया, तो उन्हें ब्रेन की स्ट्रक्चर में कुछ इंटरेस्टिंग डिफरेंसेस नजर आए। इनमें सबसे ज्यादा डिफरेंस था कॉर्पस कालोजम में। कॉर्पस कालोजम को सिंपल लैंग्वेज में समझे तो हमारे ब्रेन के दो मेन पार्ट्स होते हैं, लेफ्ट हेमिस्फीयर और राइट हेमिस्फीयर। दोनों साइड अपने अपने इंपॉर्टेंट काम करती है।
लेकिन हमारे डेली लाइफ के ऑलमोस्ट हर कॉम्प्लेक्स काम में दोनों साइड एक दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन शेयर करनी पड़ती है। जैसे मान लीजिए आप मोबाइल पर कुछ टाइप कर रहे हैं, आपकी आंखें स्क्रीन को देख रही है, ब्रेन इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर रहा है और आपके दोनों हाथ फिंगर्स को मूव कर रहा है। ये सब काम स्मूथली करने के लिए ब्रेन के डिफरेंट एरियाज को एक दूसरे के साथ कंटिन्यूअसली कम्युनिकेट करना पड़ता है। आइंस्टाइन का कॉर्पस कालोजम आम इंसान के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा ही बड़ा था, यानी उनका लेफ्ट और राइट ब्रेन का आपस में बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन था, जिसकी वजह से आइंस्टाइन एक ही वक्त में काफ़ी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम और सिचुएशन को इमेजिन कर सकते थे। इसके अलावा आइंस्टाइन के ब्रेन का पैटर्न भी आम इंसान से काफ़ी अलग था। रिसर्चर्स का मानना है कि इसके वजह से ब्रेन में न्यूरॉन्स का फ्लो काफ़ी बेहतर था। न्यूरॉन के अच्छे फ्लो होने का मतलब है कि इनके मैथमेटिकल कैलकुलेशन की पावर काफ़ी ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग थी। नंबर 5, आइंस्टाइन के बचपन की कहानी। सबसे बड़ा सवाल अभी भी वही था कि क्या आइंस्टाइन ऐसे स्पेशल ब्रेन के साथ पैदा हुए थे या उनके पैदा होने के बाद इनमें चेंजेस आए। जांच के बाद पता चला कि अल्बर्ट आइंस्टाइन जब पैदा हुए थे तब वो पूरे 5 साल तक बोल ही नहीं सकते थे, जबकि दूसरे बच्चे 2 या 3 साल तक की उम्र में बोलना शुरू कर देते हैं। जब उन्होंने बोलना भी शुरू किया तभी भी वो ज़्यादा बोलना पसंद नहीं करते थे, बल्कि हमेशा अपनी सोच में ही गुम रहते थे। उनके पास चीज़ों को मेमोराइज करने की पावर काफ़ी कम थी। उनको डेट्स और अपने टेलीफोन नंबर भी याद नहीं रहता था। उनका मानना यह है कि भला किसी चीज़ को क्यों याद रखे जो चीज़ डायरी से ही मिल जाती है। यहाँ तक कि उनको सिंपल मैथ्स के टेबल भी याद करने में मुश्किल होती थी। जब अल्बर्ट आइंस्टाइन 12 साल के थे तब एक फैमिली टीचर अपने ज्योमेट्री की बुक इनके पास भूल गए। शॉकिंग बात यह थी कि सिर्फ एक ही दिन में आइंस्टाइन वो पूरी बुक पढ़कर अपने ज्योमेट्री के कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया था। ना सिर्फ इतना बल्कि सिर्फ 14 साल की उम्र में वो इंटीग्रल और डिफरेंशियल कैलकुलस के मास्टर भी बन चुके थे। मैथ्स और साइंस में इनके इतने स्ट्रॉन्ग ग्रिप थी कि जब वो क्लासरूम में कोई सवाल पूछने के लिए हाथ खड़ा करते थे तो प्रोफेसर्स घबराने लगते थे, क्योंकि आइंस्टाइन के अक्सर सवाल टीचर्स के भी ऊपर से ही गुजर जाते थे। छोटी सी साल की उम्र में आइंस्टाइन ने 4 रिसर्च पेपर पब्लिश करके पूरी दुनिया को हैरान कर डाला था। इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि आज भी आइंस्टाइन उन थ्योरीज के बिना साइंस बिल्कुल अधूरी है। जहाँ आम इंसान किसी प्रॉब्लम का आंसर मिलते ही रुक जाता है, आइंस्टाइन वही आंसर के पीछे एक और सवाल ढूंढने लगते थे। और शायद इसी वजह से आज भी आइंस्टाइन का नाम सिर्फ एक साइंटिस्ट के रूप में नहीं, बल्कि पूरा ह्यूमन क्यूरियोसिटी और इमेजिनेशन की एक मिसाल के रूप में याद किया जाता है। नंबर 6, आइंस्टाइन ब्रेन अब कहाँ है। कहानी का आखिरी सवाल अभी भी वही था, इतने महान साइंटिस्ट के ब्रेन अभी कहाँ है। तो देखो, आइंस्टाइन की डेथ की 71 साल बाद आज भी आइंस्टाइन का ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रेन अमेरिका में मोटर म्यूजियम में मौजूद है, जिसको बड़ी हिफाजत से माइक्रोस्कोपिक फिल्म में प्रिजर्व करके रखा गया है। तो आइंस्टाइन के ये मिस्टीरियस वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं एक और अमेजिंग वीडियो के साथ।